कभी सोचा है कि हम कितनी बार किसी चीज के पीछे बस भागते रहते हैं, पूरी जान लगा देते हैं और मिलता क्या है? कुछ नहीं, जीरो। ये होता है। आज हमारे पास जो ये सामग्री है ना, डेड हॉर्स सिद्धांत, बिक्री में समय का प्रबंधन का सार, ये बिल्कुल इसी दुखती रग पर उंगली रखती है। इसमें लेखक ने अपना एक अनुभव बताया है, कैसे वो हफ्तों तक एक क्लाइंट के पीछे लगे रहे, पोटेंशियल क्लाइंट। अच्छा। ईमेल, कॉल, फॉलो अप, मतलब सब कुछ किया। पर दूसरी तरफ से बस सन्नाटा। और शुरू में उनको भी यही लगा, थोड़ा और जोर लगाता हूँ, क्या पता शायद बात बन जाए। हाँ, ये सोच तो बहुत कॉमन है ना? तो आज हम इसी दिलचस्प, थोड़ी अजीब सी लगने वाली अवधारणा पर गहराई से बात करने वाले हैं। डेड हॉर्स थियरी। हाँ, डेड हॉर्स थियरी, यानी मरे हुए घोड़े का सिद्धांत, खासकर सेल्स और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, जैसा नोट्स में है जी। असल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कब मान लेना चाहिए कि बस अब और नहीं, कब कोशिश बंद करके आगे बढ़ना सही है, और इसका जो मेन मेटाफर है, मरे हुए घोड़े की सवारी करना। बिल्कुल। चलिए इसे जरा खोलते हैं, समझते हैं। ये मेटाफर, हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर इसका जो मैसेज है ना, वो बहुत सीधा और पावरफुल है। जैसा स्रोत में कहा है, सिद्धांत बस इतना सा है, जब आपको पता चले कि आप मरे हुए घोड़े की सवारी कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी रणनीति है उतर जाना। बस। ये वाक्य जितना सिंपल है ना, उतना ही गहरा भी है। यह हमें एक तरह से मजबूर करता है कि हम रुकें और देखें कि हमारी मेहनत, हमारी एनर्जी, हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। सही बात है। क्या वाकई उस दिशा में कोई उम्मीद बची भी है? ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन सेल्स की दुनिया में जहाँ तो सिखाया जाता है लगे रहो, डटे रहो, वहाँ इस मरे हुए घोड़े को पहचानेंगे कैसे? हाँ, ये चैलेंज है। मतलब क्या है इसका असल में? स्रोत में कुछ खास पॉइंट्स बताएं, क्या आप उन पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? जी बिल्कुल। हमें वो प्रैक्टिकल सिग्नल चाहिए ना, जिनसे पता चले कि भाई अब उतरने का टाइम आ गया है। हाँ, तो स्रोत जो है वो सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में डेड हॉर्स के 3 मुख्य मतलब बताता है। 3 ऐसी सिचुएशंस जहां आप अनजाने में ही एक बेजान चीज पर अपनी एनर्जी लगा रहे हो सकते हैं। ओके। पहला है ऐसे लीड्स जिनमें साफ तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है। अब देखिए, कोई सीधे सीधे नहीं सुनना पसंद नहीं करता। हाँ, ये तो है। न कहने वाला न सुनने वाला। तो कई बार लोग थोड़ा गोलमोल जवाब देते हैं, टालते हैं। लेकिन अगर कोई पोटेंशियल क्लाइंट लगातार आपके मैसेज इग्नोर कर रहा है, हाँ। मीटिंग्स बार बार कैंसिल कर रहा है बिना किसी ठोस वजह के, या बातचीत में बिल्कुल ही ठंडा है, कोई उत्साह नहीं दिखा रहा, तो ये सिग्नल है कि उनकी दिलचस्पी नहीं है। इसे जल्दी पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर वो मिनट जो आप इस लीड पर लगा रहे हैं ना, वो किसी ऐसे लीड से आप छीन रहे हैं जो शायद सच में इंटरेस्टेड हो। सही। तो ये सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं है, एक तरह से अवसर की भी बर्बादी है। ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने। अक्सर हम सोचते रह जाते हैं शायद उन्हें टाइम नहीं मिला होगा, या अरे मेरा पिछला ईमेल देखा नहीं होगा शायद, और लगे रहते हैं। बिल्कुल। पर आप कह रहे हैं कि हमें उनके बर्ताव पर, पैटर्न पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वो क्या कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। हाँ, पैटर्न ज्यादा जरूरी है। स्रोत सीधे सीधे कोई फॉर्मूला तो नहीं देता कि विनम्रता और इंटरेस्ट की कमी में फर्क कैसे करें, पर इशारे जरूर देता है। जैसे कि क्या बातचीत आगे बढ़ रही है, क्या वो सवाल पूछ रहे हैं, अपनी जरूरतें बता रहे हैं, या हर बार आप ही बात शुरू कर रहे हैं और जवाब बस हूं हाँ में या गोलमोल मिल रहे हैं। अगर कई कोशिशों के बाद भी बातचीत में कोई दम नहीं आ रहा, कोई अगला स्टेप तय नहीं हो पा रहा, तो ये एक बड़ा सिग्नल है। ओके। और यहीं से हम दूसरी परिभाषा पर आते हैं, ऐसे पोटेंशियल ग्राहक जो कभी जुड़ते ही नहीं, मतलब एंगेज ही नहीं करते। एंगेज नहीं करते, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, शायद कोई जानकारी शेयर कर रहे हैं, लेकिन सामने से कोई मतलब की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अच्छा। कोई सवाल नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस सन्नाटा। यहाँ पर वो जो लाइन है ना, लगातार कोशिश करने और बेकार की कोशिश करने के बीच, वो बहुत पतली हो जाती है। हाँ, ये तो है। स्रोत ये सुझाव देता है कि एक लिमिट तय करना जरूरी है। शायद इतने प्रयास या इतने समय तक कोई ठीक ठाक जवाब ना मिले तो इसे डेड हॉर्स मानकर आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। ये वाकई एक चुनौती है। एक तरफ सिखाया जाता है लगे रहो, फॉलो अप ही सब कुछ है, दूसरी तरफ ये सिद्धांत कहता है उतर जाओ। बिल्कुल, संतुलन साधना पड़ता है। तो ये संतुलन जरूरी है। आपने 2 तरह के डेड हॉर्सेस बताए, जिनमें इंटरेस्ट नहीं है और जो एंगेज नहीं करते। तीसरा कौन सा है? तीसरा थोड़ा अलग है और शायद ज्यादा अंदरूनी। ये है ऐसे तरीके
जो अब काम नहीं करते रहे। हमारे अपने तरीके। हाँ, यहाँ बात किसी क्लाइंट की नहीं, बल्कि आपके अपने काम करने के ढंग की, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके टूल्स की हो रही है। अच्छा। हो सकता है कोई खास सेल्स पिच, कोई ईमेल टेम्पलेट या कोई नेटवर्किंग का तरीका पहले बहुत कामयाब रहा हो, लेकिन अब मार्केट बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, ग्राहकों की उम्मीदें बदल गई और अब वो तरीका रिजल्ट नहीं दे रहा। हाँ, होता है ऐसा। फिर भी हम उसी पुराने तरीके से चिपके रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन है, या हमें लगता है पहले काम किया था तो अब भी करेगा। हाँ। ये भी तो मरे हुए घोड़े की सवारी करने जैसा ही है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां आप लोग कोल्ड कॉल उठाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप अभी भी उसी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। या आप एक पुराने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेहनत कर रहे हैं जहां आपका टारगेट ऑडियंस अब है ही नहीं। राइट। इसे पहचानना जरूरी है ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकें, नए तरीके सीखें और उन्हें अपनाएं जो आज के माहौल में कारगर हों। तो ये सिर्फ बाहरी चीजों, लीड्स या प्रोस्पेक्ट्स के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने अंदरूनी सिस्टम और आदतों के बारे में भी है। बिल्कुल, ये तो थोड़ा ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट लगता है। मतलब हमें लगातार अपने तरीकों का भी मूल्यांकन करते रहना होगा। बिल्कुल। और स्रोत के मुताबिक इन तीनों तरह के डेड हॉर्सेस को पहचानना जरूरी क्यों है? क्यों? क्योंकि ये आपकी सबसे कीमती चीजों, आपका टाइम और आपकी एनर्जी को बचाता है। हर लीड क्लाइंट नहीं बनेगा, हर प्रोस्पेक्ट डील में नहीं बदलेगा और हर पुराना तरीका हमेशा काम नहीं करेगा। ये सच मानना जरूरी है। सही है। इन बेकार की कोशिशों से हटकर आप अपनी एनर्जी वहां लगा सकते हैं जहां सच में कुछ होने की उम्मीद है। तो ये हार मानना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझदारी है, ये रिसोर्सेस का स्मार्ट मैनेजमेंट है। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि जो कामयाब सेल्स प्रोफेशनल होते हैं ना, उनकी एक बड़ी पहचान यही होती है। क्या? वो ये कला जानते हैं कि कब दबाव डालना बंद करना है। वो सूंघ लेते हैं कि कौन सा घोड़ा अब दौड़ने लायक नहीं रहा। और फिर वो बड़ी स्मार्टली अपनी एनर्जी और ध्यान उन मौकों की तरफ मोड़ देते हैं जो ताज़ा है, जिनमें जान है और जहां जीतने की संभावना ज्यादा है। इस माइंडसेट के बारे में थोड़ा और बताइए। ये माइंडसेट सिर्फ जानने तक नहीं है, ये करने के बारे में। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक रीडायरेक्शन, मतलब सोच समझकर दिशा बदलना। स्ट्रेटेजिक रीडायरेक्शन। हाँ, ये एक एक्टिव चॉइस है। सफल लोग समझते हैं कि उनका टाइम लिमिटेड है, वो हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागते। वो आकलन करते हैं कहाँ सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, और फिर वो थोड़ी निर्ममता से उन चीजों को छोड़ देते हैं जो उनकी एनर्जी चूस रही है बिना कोई नतीजा दिए। निर्ममता से? हाँ, जरूरी है। इसकी तुलना आप एक माली से कर सकते हैं। एक अच्छा माली जानता है कि कुछ पौधे अब फल नहीं देंगे। सही। वो उन पर पानी और खाद बर्बाद करने के बजाय उन पौधों पर ध्यान देता है जिनमें बढ़ने और फलने फूलने की क्षमता है। हाँ। वो मुरझाए हुए पौधों को हटा देता है ताकि नए हेल्दी पौधे पनप सकें। सेल्स में भी यही होता है। अच्छा उदाहरण है। एक डेड हॉर्स लीड या तरीके को पकड़े रहने का मतलब है कि आप उस जगह पर किसी नए पोटेंशियल अवसर को आने से रोक रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, पर असलियत में करना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल तो है, खासकर जब आपने किसी लीड या किसी तरीके में बहुत टाइम, मेहनत या शायद इमोशंस भी लगा दी हों। बिल्कुल। वो संक कॉस्ट फैलेसी वाली बात आ जाती है कि अरे इतना कुछ लगा दिया, अब कैसे छोड़ दूं। हाँ, वो होता है। क्या स्रोत इस मेंटल बैरियर को पार करने के बारे में कुछ बताता है? स्रोत सीधे तौर पे कोई साइकोलॉजिकल सलाह तो नहीं देता, लेकिन उसका पूरा निचोड़ इसी तरफ इशारा करता है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप पहले से ही उतरने के क्राइटेरिया तय कर लें। पहले से? हाँ, जैसे अगर X कोशिशों या Y टाइम तक कोई सार्थक प्रोग्रेस नहीं हुई तो मैं इस लीड से हट जाऊंगी। जब नियम पहले से तय होते हैं ना, तो आसान हो जाता है। हाँ, तो उस मोमेंट में फैसला लेना आसान हो जाता है, इमोशंस हावी नहीं होते। ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा, ध्यान जो है वो पास्ट के इन्वेस्टमेंट पर नहीं बल्कि फ्यूचर की संभावनाओं पर रखें। ये सोचें कि इस लीड या तरीके को छोड़ने से जो टाइम और एनर्जी बचेगी उससे मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ। राइट। और तीसरा, इस उतरने के फैसले को एक जीत की तरह देखें। जीत? हाँ, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिक फैसला, हार नहीं। आपने अपनी एनर्जी को बेहतर जगह लगाने का चुनाव किया है, ये तो सेलिब्रेट करने की बात है। क्लाइंट के पीछे भागते रहने में नहीं है। नहीं, असली जीत तो ये पहचानने में है कि आपका सबसे कीमती रिसोर्स, आपका टाइम और आपकी एनर्जी कहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू पैदा कर सकता है। एकदम सही। और फिर अपना पूरा ध्यान वहीं फोकस करने में है। एकदम सही कहा आपने। और ये एक बहुत गहरी और दूर तक जाने वाली बात है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें, हाँ, तो ये सिद्धांत सिर्फ सेल्स या काम तक ही सीमित नहीं है।
सोचिए जिंदगी की कितने ही एरियाज में हम लिमिटेड रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी, ध्यान के साथ काम करते हैं। बात तो सही है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो महीनों से अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आप एक तरफा कोशिश किए जा रहे हैं। कोई ऐसी पुरानी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा गोल जिसे पाने का आपका तरीका अब काम नहीं कर रहा है। ये सभी पोटेंशियल डेड हॉर्सेस हैं। बाप रे। हाँ। ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमें लगातार ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी एनर्जी सही जगह लगा रहा हूं? क्या इससे वाकई कुछ हासिल हो रहा है? ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का एक बेसिक नियम है। उन चीज़ों पे फोकस करें जो मायने रखती हैं और रिजल्ट देती हैं, और उन चीज़ों को जाने देने की हिम्मत रखें जो सिर्फ आपकी एनर्जी सोख रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि हमें बेकार के प्रयासों को पहचानने की एक क्षमता डेवलप करनी होगी। जी। ये समझना होगा कि कब कोई चीज, चाहे वो सेल्स लीड हो, कोई काम करने का तरीका हो या जिंदगी का कोई और पहलू, एक डेड हॉर्स बन चुका है। बिल्कुल। और फिर चाहे हमने उसमें पहले कितना भी इन्वेस्ट क्यों न किया हो, स्ट्रेटेजिकली और बिना किसी गिल्ट के उससे उतरने का फैसला लेना होगा। बिना गिल्ट के, हाँ बिल्कुल। और यही इस सिद्धांत की असली खूबसूरती और प्रैक्टिकलिटी है। ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं है, ये एक यूजफुल मेंटल मॉडल है, एक टूल है जो हमें प्रायोरिटीज तय करने और मुश्किल फैसले लेने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि कब किसी चीज को पकड़ कर रखना है और कब उसे जाने देना है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि छोड़ देना या उतर जाना हमेशा फेलियर नहीं होता। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। कई बार ये सबसे समझदारी भरा, सबसे स्ट्रेटेजिक कदम होता है जो हमें अपनी एनर्जी को ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा मीनिंगफुल दिशाओं में लगाने के लिए आजाद करता है। बिल्कुल। यहाँ एक और विचार है जो स्रोत से ही निकलता है, भले ही सीधे शब्दों में ना कहा गया हो। अच्छा, क्या? जरा सोचिए, सेल्स और काम के अलावा अक्सर सबसे मुश्किल डेड हॉर्स वो होते हैं जिन्हें हम पहचानते ही नहीं। जिन्हें हम पहचानते नहीं? हाँ, वो हमारी आदतें हो सकती हैं, हमारी पुरानी मान्यताएं हो सकती हैं, अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो बैकग्राउंड में हमारी मेंटल एनर्जी लगातार सोखते रहते हैं। ये तो है। या शायद कोई ऐसा डर जिससे हम इतने चिपके हुए हैं कि उसने हमें आगे बढ़ने से रोक रखा है। ओह। सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी के किन कोनों में झांकने से कतरा रहे हैं। ऐसे कौन से अदृश्य मरे हुए घोड़े हो सकते हैं जिन पर हम अनजाने में सवारी कर रहे हैं और जिनसे उतरना हमारी तरक्की के लिए जरूरी है। वाह। ये पहचानना शायद सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर है। वाकई, ये तो बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला पॉइंट है। हमें न सिर्फ बाहरी बल्कि अपने अंदरूनी डेड हॉर्सेस को भी पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल। इस गहरे और प्रैक्टिकल विषय पर ये सामग्री साझा करने के लिए धन्यवाद। इसने निश्चित रूप से टाइम और एनर्जी के मैनेजमेंट पर एक नया नजरिया दिया है। जी। उम्मीद है इस बातचीत ने सभी को कुछ सोचने और अमल करने लायक जरूर दिया होगा।